इलेक्शन कमीशन को अपने क्लेम्स पर इतना कॉन्फिडेंस था कि 3 जून 2017 को इलेक्शन कमीशन ने ओपन हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ईवीएम को हैक करने का ओपन चैलेंज दे दिया। मजे की बात यह है कि सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। नमस्कार दोस्तों, आपने नेताओं को ये अक्सर कहते सुना होगा कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ पर वोट तो बीजेपी को ही जाता है। तो पता ये चला भाई, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा है। तो कोई बोलता है ईवीएम में पहले से ही वोट डले होते हैं, पर आखिर सच्चाई क्या है? मशीनों में प्रोग्राम ऐसे डाले गए हैं कि कोई भी वो बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? हमारे देश में इतने सारे इलेक्शन होते हैं, कभी सेंटर का इलेक्शन, तो कभी स्टेट का इलेक्शन, तो कभी म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन, तो कभी पंचायत का इलेक्शन, और आज के समय में हर इलेक्शन में ईवीएम यूज किया जाता है। और अक्सर इलेक्शन में हारने वाली पार्टी अपनी हार की जिम्मेदारी ईवीएम पे चिपका देती है। पर ये ईवीएम का विवाद कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि जब से ईवीएम का इस्तेमाल भारत में स्टार्ट किया गया है तब से ही ये विवादों में घिरा रहा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ईवीएम के इतिहास पे एक नज़र डाल लेते हैं। 1977 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआईएल को ईवीएम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर 1979 में पहला वर्किंग मॉडल आने के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल और ईसीआईएल दोनों को ईवीएम बनाने का काम दिया गया था। ईवीएम का पहला ट्रायल 1982 में केरला की पारावूर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाई इलेक्शन में किया गया था। इस इलेक्शन में फर्स्ट और सेकंड नंबर के कैंडिडेट के बीच सिर्फ 123 वोटों का अंतर था। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये ईवीएम का विवाद कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि पहले ही इलेक्शन में सेकंड नंबर के कैंडिडेट ने इलेक्शन हारने के बाद रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब क्योंकि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से इलेक्शन के लिए सिर्फ पेपर बैलेट का ही इस्तेमाल किया जा सकता था, किसी और टेक्नोलॉजी का यूज कर पाना संभव नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में अपने फैसले में ईवीएम के यूज पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक पार्लियामेंट द्वारा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अमेंड नहीं कर लिया जाता। फाइनली 1989 में जाके भारत के पार्लियामेंट ने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया और इसमें ईवीएम के यूज को अलाउ कर दिया गया। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज में सहमति ना होने के कारण अभी भी ईवीएम का यूज कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। फाइनली लगभग 10 सालों बाद यानी 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की 25 सीटों पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ईवीएम यूज किया गया और फाइनली 2004 के जनरल इलेक्शन में जाके पहली बार ईवीएम को पूरे देश में यानी 543 सीट्स पे यूज किया गया और तब से हर इलेक्शन में ईवीएम यूज किया जा रहा है। पर ईवीएम पे पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है और सबसे पहले ईवीएम पर बीजेपी लीडर एलके आडवाणी ने 2009 लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद सवाल उठाया था और यहाँ तक कि उन्होंने वापस बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की भी मांग कर दी थी। फिर 2010 में सुब्रमण्यम स्वामी के चेयरमैनशिप में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर ईवीएम पर सवाल उठे। हालांकि जब भी आरोप लगे तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लेरिफाई किया कि ईवीएम में मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है और 2010 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई जिसको आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पीबी इंदिरेशन ने हेड किया और ये सर्टिफाई किया कि ईवीएम मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। कुल मिला जुला के जब भी कोई पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो ईवीएम को जिम्मेदार बना देती है, पर आज तक किसी पार्टी ने इलेक्शन जीतने के बाद ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया है। फिर इसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम टेम्परिंग के आरोपों को काउंटर करने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल स्टार्ट किया। फिर भी आरोपों का सिलसिला चलता रहा और 2017 में दिल्ली असेंबली में आप पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने एक ईवीएम के प्रोटोटाइप पर वोट मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है उसे दिल्ली असेंबली में करके दिखाया था, जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। यह हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। पर इलेक्शन कमीशन ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था, ये कहकर कि सौरभ भारद्वाज ने जो ईवीएम यूज किया है वो एक डमी मशीन है और इलेक्शन कमीशन द्वारा अप्रूव नहीं की गई है, तो उसको इलेक्शन कमीशन की ईवीएम से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं। ईवीएम पर 2 आरोप लगते हैं, पहला हैकिंग का और दूसरा मैनिपुलेशन का। तो सबसे पहले हम लोग हैकिंग की बात कर लेते हैं। हैकिंग का मतलब होता है
किसी भी मशीन का रिमोट एक्सेस लेकर उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना। पर क्योंकि ईवीएम एक स्टैंडअलोन मशीन है, यानी इसे यूज करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ईवीएम ना तो वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है, ना ही ब्लूटूथ और इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। भारत के और बाकी देशों में यूज होने वाले ईवीएम में यही मेन डिफरेंस है। विश्व के बाकी जिन देशों में भी ईवीएम यूज किया जाता है वो आमतौर पर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वोटर आइडेंटिफिकेशन को बायोमेट्रिक से लिंक किया जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि बाई डिज़ाइन भारत में यूज किया जाने वाला ईवीएम अनहैकेबल है, क्योंकि ये इंटरनेट या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता है। यहाँ तक कि ये पावर केबल से भी कनेक्टेड नहीं होता है और ये पूरी तरह से बैटरी से ऑपरेट होता है। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे रिमोट से चलने वाली बच्चों की कारें होती हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या उसे कोई रिमोटली हैक कर सकता है। बट अब दूसरा सवाल आता है, क्योंकि ईवीएम में चिप और कीज का इस्तेमाल होता है, तो क्या ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर मैनिपुलेशन को समझने से पहले हम लोग ईवीएम मशीन और इलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो ईवीएम एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि ये 3 अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला है बैलेट यूनिट, जिसपे वोट डालने के लिए बटन बने होते हैं। आप जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उसके सिंबल के सामने वाला बटन आपको दबाना होता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जो बैलेट यूनिट को कंट्रोल करता है और बैलेट यूनिट से वोट रिसीव करता है और स्टोर करके रखता है, जिसे बाद में काउंट किया जाता है। तीसरा है वीवीपैट प्रिंटर। अब जब भी कोई व्यक्ति अपना वोट देने के लिए बैलेट यूनिट पर बटन दबाता है तो जिस सिंबल पे वोट गया है वो प्रिंट होता है और ये वीवीपैट प्रिंटर की स्क्रीन पे 7 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले होता है। और ये तीनों यूनिट्स इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से सिर्फ केबल से कनेक्टेड होती हैं। पर अगर ये आपस में कनेक्ट ना की जाए तो ये मशीनें काम नहीं करती हैं। तो अब इलेक्शन बूथ में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। पोलिंग बूथ में एंट्री के बाद सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर वोटर आईडी को वोटर लिस्ट में मौजूद नाम से वेरीफाई करता है और फिर रजिस्टर में वोटर की डिटेल्स की एंट्री भी की जाती है और उसमें वोटर का सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। फिर वोटर के फिंगर पर कभी ना मिटने वाली इंक लगा दी जाती है और वोटर को एक स्लिप दिया जाता है। फिर वोटर वो स्लिप लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटर से स्लिप लेकर उसे वेरीफाई करने के बाद कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन को प्रेस कर देता है और इस कंट्रोल यूनिट में मौजूद रेड लाइट ऑन हो जाती है। साथ ही वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट मशीन की भी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और अब वोटर जैसे ही बैलेट यूनिट पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सिंबल के सामने वाला बटन प्रेस करता है, एक बीप का साउंड सुनाई देता है, जिसका मतलब है कि वोट डल गया। इसके साथ ही तुरंत वीवीपैट मशीन पर जिस कैंडिडेट को वोट गया है उसका सिंबल प्रिंट होता है और डिस्प्ले बॉक्स में 7 सेकंड के लिए सिंबल डिस्प्ले होता है। कुछ लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि ईवीएम में बटन कोई भी दबाओ पर वोट तो बीजेपी को ही जाता है, क्योंकि इसमें पहले से ही ऐसे प्रोग्राम डाले गए हैं। में प्रोग्राम ऐसे डाले गए हैं कि कोई भी वो बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। पर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ईवीएम मैनिपुलेशन का आरोप भी बेबुनियाद है। भी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे, क्यों बार बार वही बिलाप करना है। कोई चीजें तो हमसे पूछिए, हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। अब इलेक्शन कमीशन ये दावा किस बेसिस पे करता है उसकी बात कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया कि ईवीएम 2 भारतीय कंपनीज बनाती हैं, BEL और ECIL। अब जब मशीन रेडी हो जाती है तो उसे इन दोनों कंपनियों के सिक्योर्ड वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये तो दोनों PSU हैं और सरकार इनसे मिलकर ईवीएम को पहले से ही मैनिपुलेट तो कर ही सकती है। पर बैलेट यूनिट में कैंडिडेट का नाम किस सीक्वेंस में आएगा वो पहले से प्रीडिटरमाइंड नहीं होता है। सीक्वेंस नॉमिनेशन होने के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि सीक्वेंस कैंडिडेट के नाम पर डिपेंड करता है। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टेक्निकली पहले से ईवीएम को मैनिपुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी बटन किस पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा। अब इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले पॉलिटिकल पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स के सामने हर कैंडिडेट को सैंपल वोट्स डाले जाते हैं और उसको काउंट करके मैच किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि ईवीएम पहले से टेम्पर नहीं की गई है। साथ ही मशीन में पहले से तो कुछ वोट नहीं डाले गए हैं। Before actual polling begins, at least 50 votes will be cast during the mock poll. In case the VVPAT is used, mock poll is to be carried out on it also as a part of the EVM. Ask the polling agents to vote. If the polling agents are not present, wait for 20 minutes and then
the PRO will cast votes for each candidate in presence of micro-observer or sector officer and the others present at the polling station. In case polling agents turn up in between, the PRO shall not stop the ongoing mock poll or restart it afresh. Mock poll is a mandatory step and PRO has to give a certificate. और ये सेम प्रोसेस इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले भी रिपीट किया जाता है। साथ ही कौन सी मशीन किस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी उसके लिए रैंडमाइजेशन प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से रैंडमली पोलिंग स्टेशन अलॉट किए जाते हैं। तो पहले से ये किसी को पता ही नहीं होता है कि कौन सी मशीन किस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी। अब वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद इन ईवीएम मशीन्स को फुल सिक्योरिटी के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, जिसपे सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाती है। स्ट्रांग रूम का लॉक भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही खोला जाता है। साथ ही अभी जो ईवीएम का M3 मॉडल यूज किया जा रहा है उसे टेम्परिंग से बचाने के लिए कुछ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि एंटी टेम्पर मैकेनिज्म, जिसका मतलब है कि अगर कोई अनऑथोराइज तरीके से मशीन को खोलने का प्रयास करता है तो मशीन डेड हो जाएगी, यानी काम करना बंद कर देगी। तो कोई अगर मशीन चोरी भी कर ले तो उसके लिए किसी काम की नहीं है। साथ ही ईवीएम की चिप सिर्फ वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, यानी इसमें सिर्फ डेटा एक ही बार डाला जा सकता है। और साथ ही ईवीएम को इलेक्शन कमीशन एक स्पेशलाइज्ड ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक करता रहता है। और ये सब फीचर्स ईवीएम में होने के नाते इलेक्शन कमीशन को अपने क्लेम्स पर इतना कॉन्फिडेंस था कि 3 जून 2017 को इलेक्शन कमीशन ने ओपन हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ईवीएम को हैक करने का ओपन चैलेंज दे दिया। मजे की बात यह है कि सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, पहली एनसीपी और दूसरी सीपीआईएम। पर जिस दिन हैकाथॉन चैलेंज था उस दिन कोई भी पार्टी नहीं पहुंची। तो पॉलिटिकल पार्टीज के क्लेम्स में कितना कॉन्फिडेंस है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंट में 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन वाले पिटीशन की सुनवाई करते हुए अपने जजमेंट में ये साफ कर दिया कि हम इलेक्शन प्रोसेस को वापस 60 साल पीछे नहीं ले जा सकते हैं और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही वीवीपैट वेरिफिकेशन को भी 5% तक ही सीमित रखने को कहा, क्योंकि अभी तक वीवीपैट वेरिफिकेशन में कभी मिसमैच प्रूव नहीं हुआ है। तो दोस्तों, कुल मिलाजुला कर बात यही है कि हर पार्टी ये आरोप लगाती रहती है कि ईवीएम हैक हो सकता है, बट आज तक किसी पार्टी ने ये प्रूव नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईवीएम हैक या मैनिपुलेट किया जा सकता है, या सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अपनी हार को कवर अप करने का एकमात्र तरीका है? आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।